स्टार्ट करते हैं अपनी मेन चीज जो है हमारा चैप्टर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास पे ना, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है। क्या देखा था हमने कि भाई लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो किसी इंसान को जिंदा रखता है, किसी प्लांट को जिंदा रखता है, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। हर ऑर्गेनिज्म में ऐसे कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं जो जिसकी वजह से वो सरवाइव करता है। एंड हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या है, हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, और कैसे ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक चीज से दूसरी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं। देन हमने वहां पे एक चीज देखी थी विच इज न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्या है न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इट इज फूड। कोई भी आप वर्क करते हो, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, एनीथिंग, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड वो एनर्जी आपको खाने से आती है, आपको फूड से आती है। तो फूड कैसे कंज्यूम करता है ऑर्गेनिज्म, कैसे उसका यूज करता है, वो सारी चीजें हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा इतना ही नहीं, देखो एक्सक्रीशन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, कोई भी चीज हो रही है, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए ना। बॉडी के अंदर एनर्जी का मेन फॉर्म ही फूड है, तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि देखो हमारी बॉडी तो भाई सेल से बनी है। अब अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो तो सारी चीजें एक ही सेल से करेगा, लेकिन लेट्स सपोज मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में सेल मिलके टिश्यूज को बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाती है, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम। और बॉडी में कितने सारे सिस्टम एक साथ चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैं खाना खा रही हूं, वो कब यूज होगा, जब मेरे सिस्टम से, ऑर्गन से टिश्यू, यानी कि जब मेरे हर सेल को खाना मिलेगा। मेरा हर सेल जब तक सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि आखिरकार उस खाने को एनर्जी में तो सेल ही बदल रहा है ना, सेल्यूलर लेवल पे ये सब चीजें हो रही हैं। तो अल्टीमेटली सारी एनर्जी सेल पे जानी चाहिए, और एक सेल ही एनर्जी बना रहा है, और वो ही फिर आगे उसको पास कर रहा है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब देखो भाई मैंने क्या बताया था, न्यूट्रिशन को पाने का, उसको यूज करने का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके होते हैं। हमने देखे थे हेट्रोट्रॉफ, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स जितने भी आपके हैं, वो क्या होते हैं, हमारे को भगवान ने हाथ पैर दिए, हम इधर से उधर चिप्स खरीद लिया और खा लिया, खाना खुद बना लिया, खा लिया। लेकिन एक होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि ऑटोट्रॉफ्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गे भी हो गए, ये ना अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब देखो प्लांट ना एक जगह खड़ा रहता है, वो मूवमेंट तो होती है प्लांट में, प्लांट मूव करता है, लीव्स की मूवमेंट, रूट्स की मूवमेंट, हर चीज की मूवमेंट हो रही है, लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता नहीं है ना। तो उसके पास ना इस चीज की एनर्जी तो सेव हो गई कि भैया उसको मूव नहीं करना पड़ रहा एक जगह से दूसरी जगह। अब इसका दूसरा चीज ये भी है, जब वो मूव ही नहीं कर रहा तो वो खाना कहाँ से लाएगा, किसको खाने जाएगा। तो वो कहता है मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, और ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर दी ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट अपना खाना खुद क्यों बना रहे हैं भाई, वो उसी जगह पे है। दूसरी चीज, अब देखो उनको बॉडी में कितने सारे काम करने हैं, उनको फूड भी बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि फूड से उनको एनर्जी मिलेगी। अब इसी एनर्जी को तो वो फूड बनाने में भी यूज करेंगे ना, तो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। उनको पास एनर्जी बनी, उन्होंने फूड बनाया, फूड से एनर्जी बनी फिर से, एंड इट गोज ऑन। तो उनको एनर्जी तो हर चीज के लिए चाहिए, ठीक है, ये बात भी हो गई। अब एक चीज याद रखो कि देखो बच्चों, हमारे पास बॉडी में एक सेल्यूलर लेवल पे देखा जाए तो सेल किस फॉर्म में एनर्जी यूज करता है, एटीपी की फॉर्म में यूज करता है। ये हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था हमने, है ना। एटीपी चाहिए सेल को एनर्जी के लिए, ठीक है, डन। तो स्टार्ट करते हैं, ये था बेसिक। अब देखो प्लांट को खाना बनाना है, प्लांट को अपना खाना खुद बनाना है। अब ये एटीपी का खेल सब समझ आएगा। अब प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा, उसके पास सब्जियां तो नहीं है, वो तो प्लांट हमको दे रहा है, हम उससे बना रहे हैं, तो प्लांट कैसे बनाएगा।
प्लांट यूज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मैंने लेक्चर देखा था, कुछ बच्चों ने मेरे से इनऑर्गेनिक का मतलब पूछा रखा था, बोला था मुझे डाउट क्लियर करने के लिए। देखो, जब आपके पास ना इस तरीके की चेन होती है, इसको हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं, यानी कि आपके पास एक कार्बन और हाइड्रोजन की बैकबोन है। तो देखो, उस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन्स नहीं होती, वेरी सिंपल, दैट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो प्लांट यूज करते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खाना बनाने में। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फिर फोटो का मतलब यहां पे आता है लाइट के लिए। फोटो इज यूज्ड फॉर लाइट एंड सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज की प्रोडक्शन। तो जब प्लांट फूड बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें और चीजें भी हो रही हैं। तो प्लांट कैसे बना रहा है? प्लांट यूज करता है सनलाइट को और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खाने बनाता है। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज वाटर। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है, अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेता है विच इज सनलाइट, और फिर उससे खाना बनाता है। ठीक है, अब इससे जब वो खाना बनाता है तो खाना किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज चाहिए। भाई जैसे ह्यूमंस हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमको इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो हम ग्लूकोज चढ़ता है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि इमीडिएट एनर्जी का सोर्स है। तो अल्टीमेटली सेल को सिंपलेस्ट फॉर्म में एनर्जी चाहिए, तो उसको ग्लूकोज ही बनाना है। लेकिन प्लांट जब स्टोर करता है ना इस एनर्जी को, तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करता है। ठीक है, तो प्लांट सनलाइट की मदद से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके बना रहा है स्टार्च, या लेट्स से ग्लूकोज बना रहा है और स्टोर कर रहा है उसको स्टार्च की फॉर्म में। तो भाई ये क्लोरोफिल क्या है? एक है सूरज ऊपर बैठा है और एक नीचे से प्लांट उग रहा है, उसको इतनी सारी उसकी एनर्जी यूज कर रहा है, कुछ दिया होगा उसके पास, कुछ स्पेशल चीज है जो उसको यूज कर रहा है। एंड तब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। इट इज अ ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट के पास नेचुरली होता है, जो उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब देखो कितनी मजेदार यहां पे डेफिनेशन बन गई फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, सेल्फ खुद से बना रहा है, यूजिंग सनलाइट from water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis। तो ये हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस। चलो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने कितनी सारी चीजें लिख दी। यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये तो मैंने बोल दिया, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, तो एक ये चीज हो गई। फिर भाई ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आ गया? अब लाइट थोड़ी खाएगा, वो लाइट थोड़ी है भाई, स्टार्च खाना तो स्टार्च बन रहा है, और आ तो उसके पास सनलाइट ही थी। तो ये केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी समथिंग जहाँ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन और केमिकल्स एंड ऑल। क्या क्या यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना, हम 10th के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखो भाई, एब्जॉर्प्शन हुई लाइट एनर्जी की एंड अल्टीमेटली जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे फिर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या खेल है? ये वाटर तो वो यूज कर रहा था, वाटर टूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और फाइनली क्या मिल रहा है उसको? कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। दैट इज कैसे मिल रहा है? रिडक्शन हो रही है। अब देखो ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है सब कुछ। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो गया ना, स्टार्टिंग बताया था, फिर अभी कितना कुछ बता दिया। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अब उस चीज को रिलेट करो। प्लांट ने यूज कर ली सनलाइट, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली क्लोरोफिल ने, और क्लोरोफिल ने ये काम कर दिया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया। ठीक है, प्लांट क्या यूज कर रहा था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उस वाटर को उसको तोड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होंगे ना, उसको भाई कुछ प्रोटॉन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगी ना इस वाटर मॉलिक्यूल्स की,
तो ये जो स्प्लिटिंग होगी ना वो उसमें यूज करेगा, है ना, ये स्प्लिटिंग वो यूज करेगा। और क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो भाई उसको मिल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 से उसको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लूकोज, जिसमें कि आपके पास H आगे जब रिडक्शन होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इसमें इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लूप होल रह गया, फिर इस ऑक्सीजन का क्या हुआ। तो सब कहते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज करता है। हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, रात को प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो भाई स्पेशल क्या है, क्योंकि दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिन में वो क्यों ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि सूरज की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन बच गई ना, ये रिलीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या इक्वेशन आती है, 6CO2 12H2O, पानी यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसने बना दिया ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, साथ में वाटर भी आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द होल, ये पूरा फोटोसिंथेसिस का आपको समझ आना चाहिए ये चीज की हो क्या रही है, ताकि अब हम इसको स्टेप्स में पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो अब थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस का कहां से आया। देखो एक बंदा था यहाँ पे जोसेफ प्रीस्टली, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और भाई ये बताया था कि एयर का बहुत बड़ा हाथ है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। उन्होंने क्या किया, एक बेल जार ले लिया, ठीक है, दिस इज अ बेल जार। यहाँ पे एक कैंडल रखी पहले। जब उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा ना कैंडल बुझ जाती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि बर्निंग के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब सारी ऑक्सीजन अंदर की यूज हो गई तो कैंडल बुझ गई। फिर उन्होंने अंदर एक चूहा भी रख दिया। जब चूहे को भी रखा तो देखा भाई अब ये कैंडल भी बुझ गई जो नॉन लिविंग थिंग था, ये तो लिविंग थिंग था, ये भी मर गई, दिस इज ऑल्सो डेड, और ये भी क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, एक चीज करी कि भाई मैंने एक एनिमल रख दिया, एक नॉन लिविंग थिंग रख दिया, अब मैं ना एक प्लांट भी रख के देखता हूं। तो उन्होंने जनरली मिंट प्लांट को यूज किया था उस टाइम पे। एक मिंट का प्लांट उन्होंने अंदर रखा। जब उन्होंने अंदर रखा, उन्होंने देखा यार कुछ टाइम बाद ना ही मेरा बेचारा चूहा मरा, बेचारा जिंदा है, वेरी नाइस, एंड ना ही कैंडल बुझी। इसका मतलब प्लांट कुछ तो रिलीज कर रहा था, और वो क्या रिलीज कर रहा था, ऑक्सीजन। प्लांट ही एक ऐसी चीज है जो उसको कुछ तो ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा था जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। तो अब देखो ऊपर क्या चीज हो गई, अब समझ आया कि ये CO2 कितना जरूरी है। ये O2 हमारे पास कहां से आया होगा, हमें इस वाली इक्वेशन में बार बार आना है, तो हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गई, उनको समझ आ गया कि भाई ऑक्सीजन जैसी चीज थी। फिर क्या हुआ, एक और पर्सन आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इनका नाम था, इसका प्रोनाउंस थोड़ा इस तरीके से किया जाता है, इयान इंगेनहाउस। इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई फिर सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, सनलाइट की क्या जरूरत है। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, एक बेल जार लिया, अंदर माउस रखा, कैंडल रखी और ये सब रखा। ठीक है, बट उन्होंने ये चीज करी कि सनलाइट का देखा कि भाई इसको अंधेरे में रख के देखा और इसको डार्क में रख के देखा, तो क्या हुआ। सनलाइट में तो उनको सेम जैसी चीजें मिली, बिल्कुल सेम चीजें मिली। उन्होंने साथ साथ एक्वेटिक प्लांट भी लेके देख लिया, तो भाई देखा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ना रिलीज हो रहे थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे। लेकिन जब डार्क में ये चीज करी ना तो फिर कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब देखो कितनी अच्छी बात है, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट मिल गया। अब बीच का समझना बहुत इजी हो जाएगा। भाई कुछ तो प्लांट सनलाइट से शुरू कर रहा था फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की जरूरत है तभी हो रहा था, और एंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही तो रिलीज हो रहा है एंड में, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब बीच में फिर ये क्या चीजें हो रही हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंट्स आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने बताया है। ये बाद में रिजेक्ट भी हुए थे, कुछ और रीजंस थे, बट आपको इतना ही समझना है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरे को पता लग गया कि सनलाइट क्यों जरूरी है। कुछ स्टार्ट हो रहा है सनलाइट से, एंड हो रहा है ऑक्सीजन से।
बीच में मैंने सारी चीजें बता दी क्या हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्वेश्चन अब ना आपको इस टाइप से आता है, डायरेक्टली स्टेप्स पूछ लेगा या कंडीशंस पूछ लेगा। तो मैंने जो पॉसिबल वे है ना उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखो सबसे पहला हो गया आपका सनलाइट। सनलाइट किस फॉर्म में यूज कर रहा है, वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में यूज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो गई भाई, क्लोरोफिल हो गई। क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट के मीजोफिल स्टेम या फिर ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स में प्रेजेंट होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट के पास प्लास्टिड्स होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। दैट इज दिस ओनली। ये जो आपके पास प्लास्टिड्स है उसमें एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल, और ये हेल्प कर रहा है उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे करते हो, और इस तरीके से आपने अटेम्प्ट नहीं किया ना, आई एम टेलिंग यू आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको लगेगा आपने सब कुछ सही किया है बट मार्क्स कट जाएंगे। तो उसमें आपको यही करना है, ये कंडीशंस अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी तीसरी कंडीशन, जो कि कहां से ले रहा है, वो सिंपल एयर से ले रहा है, ये पढ़ेंगे हम। और ये ही अल्टीमेटली हमको ग्लूकोज देता है बना के, ठीक है। इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आ गई, लास्ट हमारी वाटर हो गई। वाटर की फिर स्प्लिटिंग होती है। वाटर क्यों चाहिए प्लांट को, भाई प्लांट को वाटर इसलिए चाहिए ताकि वो यूज कर सके, वो वाटर जब टूटता है ना तो वो जो प्रोटॉन्स देता है या वो जो एनर्जी दे रहा है, सिंपल सा याद रखो, इस वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है ना तो जो एनर्जी मिलती है ना, इसी एनर्जी को प्लांट यूज कर रहा है अपनी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि अब ये जो कंडीशन चाहिए ना ये प्लांट को मिल कैसे रही है। तो फर्स्ट इज योर क्लोरोफिल। प्लांट को क्लोरोफिल कैसे मिलता है, अब देखो यहां पे फिर से आपका क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक ये लीफ का आपको एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दिया है। देखो बच्चों लीफ में क्या होता है ना, दिस इज योर एपिडर्मिस लेयर। जो आपकी टॉप में लेयर होती है ना दैट इज योर एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। उसी तरीके से ये आपकी लोअर एपिडर्मिस हो गई। प्लांट्स के अंदर होते हैं आपके मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, ये पैलिसेड टाइप के हो सकते हैं। पैलिसेड इस तरीके के रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, है ना, और ऐसे हो सकते हैं टेढ़े मेढ़े इस तरीके के, नीचे प्रेजेंट होते हैं ये लोअर एपिडर्म में, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल्स कौन कौन से टाइप के हो गए, एक तो आपके पैलिसेड हो गए और एक हो गए आपके स्पॉन्जी। पैलिसेड सेल देखो इस तरीके से प्लांट में इसीलिए बने होते हैं ना ताकि ये इजीली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कोई नहीं बताएगा ये, प्लीज हर चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए। इसका शेप और इसके ऊपर की जिस तरीके से ये पैटर्न से फैला होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, डन। चलो अब क्या हो गया, ये हमारा जब प्लांट का हमने देख लिया, हमने मीजोफिल सेल्स देख ली। अब यहां पे ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट मार्क है ना, ये छोटे छोटे दीज आर योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको बनाना भी होता है। क्लोरोप्लास्ट इस तरीके का होता है, हमने 9th में पढ़ा था, सबको आता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं यहां पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, कहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं एंड आई नीड एन आंसर कि क्लोरोप्लास्ट में कहां फोटोसिंथेसिस होती है, जल्दी। ऑलराइट, तो इस तरीके का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। कहां पे होगी हमारी फोटोसिंथेसिस, नाउ वी नो कि हमारे पास
एक क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन, ये है हमारी डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर ना इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड जब एक के ऊपर एक आते हैं, कुछ बच्चों ने अपर ग्रैना बोला है, एक बच्चा शायद स्टोमेटा लिखना चाहता था, बच्चा ग्रैना इज द राइट आंसर। देखो क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि ये आपकी ग्रीन वाले स्ट्रक्चर ग्रैना होते हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं ना एक के ऊपर, जैसे सिक्के होते हैं ना, सिक्के को एक के ऊपर रख दो तो वो जो बन जाता है ना, दैट इज नोन एज ग्रैना। लेकिन हो कहां पे रही है वो जो ग्रैना, तो स्टैक्स हो गया, हो कहां रही है, थाइलाकॉइड में हो रही है। तो थाइलाकॉइड इज द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो समझ आया, प्लांट को अब हम देख रहे हैं कि उसको क्लोरोफिल चाहिए। बेसिकली क्या क्या चाहिए थी कंडीशन, प्लांट को चाहिए थी सनलाइट, सनलाइट कैसे मिलेगी, सन से, फिर चाहिए उसको क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसे मिलेगा, क्लोरोफिल ऐसे मिलेगा, प्लांट के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी, उसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और इस क्लोरोप्लास्ट का देखो ये हो गए आपके थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के स्टैक्स इज योर ग्रैना। अंदर का जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसका होता है स्ट्रोमा, और जो इसको ज्वाइन कर रहा है ना ये डबल सा लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, यहीं पे आपका क्लोरोफिल होता है। अब बच्चे मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये लाइट और डार्क रिएक्शंस क्या होता है, व्हाट इज द लाइट एंड डार्क रिएक्शन देन। अब देखो जो आपका पूरा फोटोसिंथेसिस होता है ना, वी नो कि वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो जिस चीजों के लिए आपको लाइट बहुत जरूरी है ना, जिस चीज के लिए आपको लाइट जरूरी है, उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल देते हैं, और उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, मतलब लाइट डिपेंडेंट है, क्यों, अब इन्हीं जो आपके ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों ही होते हैं, क्लोरोफिल ए आपको ब्राइट कलर देता है, क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर देता है, येलो ग्रीन कलर होता है, बट आपको सिर्फ क्लोरोफिल याद रखना है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से आपके स्टेम्स एंड लीफ ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो गई, आपके पास लाइट एनर्जी आ गई। So this takes place, this is a part of a light reaction. अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है केमिकल एनर्जी में। क्यों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि अब उसको आगे का काम करना है ना, फिजिकल प्रोसेस इज डन, फिजिकल पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो ये केमिकल एनर्जी है इसी से बनेगा आगे खाना। तो देखो क्या होता है नेक्स्ट, अब ये सारी जो आपके लाइट रिएक्शन है ये इसी थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है। ये है आपका अंदर का स्ट्रोमा जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो इसी के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उस टाइम पे लाइट की जरूरत नहीं होती और उसको बोल दिया डार्क रिएक्शन। तो आपका पूरा फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क में बटा हुआ है। जब लाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसको लाइट रिएक्शन बोल दिया, बाकी पार्ट आपका डार्क रिएक्शन हो गया। समझ आ गया सबको कि हमें क्लोरोप्लास्ट कैसे मिला है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरी है और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, ठीक है। क्लोरोफिल हमको लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फाइन डन। अब देखो क्या होता है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं, देखो यहां पे ड्रॉ करती हूं। होता क्या है, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि भाई प्लांट को ना अपना खाना खुद बनाना है। उसको खाना क्यों बनाना है, एनर्जी के लिए, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो प्लांट यूज करता है एटीपी, उसके साथ साथ यूज करता है NADPH, प्लांट ये यूज करता है।
तो ऊपर जो मैंने आपको लाइट रिएक्शन से केमिकल एनर्जी की बात की थी वो यही हो रहा है कि यहीं पे आपके पास बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, आपका एटीपी बन जाता है और आपका एनएडीपीएच बन जाता है। जब एक बार लाइट रिएक्शन से आपका एटीपी और एनएडीपीएच बन गया, उस टाइम पे अब स्ट्रोमा के अंदर इसकी एनर्जी, ये जो एनर्जी तो है एटीपी एनर्जी, एटीपी के साथ साथ आपका एनएडीपीएच है, इसी एनर्जी को यूज करके प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज योर डार्क रिएक्शन। समझ आ गया? फूड बनना है, फूड कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, लेकिन उससे पहले केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज डन। चलो, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? नेक्स्ट कंडीशन चाहिए थी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? प्लांट के जो लीव्स का जो ऊपर का सरफेस होता है ना, देखो ये अगर मैं इसका सरफेस बनाती हूं तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, कुछ जगह ओपन होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना ओपन पोर्स, दीज आर नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट का एक अपर सरफेस है, सॉरी लीफ है, ये लीफ है आपका, लीफ का एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ रही हूं। अगली बार जब इसका चैप्टर टेस्ट होगा ना और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं बताया तो बच्चों देखो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ध्यान से सुनो, ऊपर के जो सरफेस होती है, ऊपर के टॉप सरफेस में कम स्टोमेटा होते हैं। क्यों कम स्टोमेटा होते हैं अभी बताएंगे। और डाउन सरफेस में, मुझे बताओ, डाउन सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, क्यों? ठीक है, जब तक हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या करते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द पोर्स, ये पोर्स है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन जैसे आ रही है एनवायरनमेंट से, सेम एयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एंड यहां से बहुत बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा पे। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछ ही लेता है एग्जामिनर। ठीक है, होता क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पोर्स होते हैं ना, ये स्टोमेटा ये क्या करता है, प्लांट के लीव्स में वो पानी भी है, जब पानी बाहर आता है ना तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। कैसे? स्टोमेटा कैसे बने होते हैं? बीच में दिस इज अ पोर। एवरी स्टोमेटा इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 गार्ड सेल, ये इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। ये ना देखो किडनी जैसा लग रहा है ना, किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, बीन, राजमा के बीन्स, ये किडनी जैसा स्ट्रक्चर होता है विच आर नोन एज गार्ड सेल्स। जब यहाँ पे पानी आता है, जैसे ही यहाँ पे वाटर आता है, ये जो गार्ड सेल है ना ये स्वेल हो जाते हैं, ऑब्वियसली स्वेल हो जाते हैं और ये इस तरीके से फूल जाते हैं। तो जैसे ये स्वेल हो जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो दिस कंडीशन इज ओपन कंडीशन। स्टोमेटा यहाँ पे ओपन हो गए। अब जैसे ही ओपन होंगे, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसको चाहिए होगा वो ले लेगा और जो वाटर है वो बाहर चले जाएगा। हमने ट्रांसपिरेशन तो हमको पता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो सुन लो। जैसे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर स्वेट से बाहर जाता है ना, सेम ऐसी कंडीशन है। प्लांट तो हर समय वाटर ले रहा है रूट से, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा वाटर लीफ से बाहर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेट हो जाता है लीफ की सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू। तो जब स्टोमेटा से जब वहां पे पानी आया, पानी तो बाहर जा रहा है, तो वो स्वेल हो गए गार्ड सेल, वो ओपन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, जब पानी वहां का लॉस हो गया तो वो श्रिंक हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं तब वो क्लोज हो जाते हैं। देन द स्टोमेटा क्लोजेस। ठीक है, इसमें अब कुछ डाउट नहीं होना चाहिए था। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से मिलेगा। स्टोमेटा किस पे डिपेंड करता है? गार्ड सेल पे डिपेंड करता है, किडनी जैसे स्ट्रक्चर है। जब पानी आएगा गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, पोर ओपन हो जाएगा। जब पानी वहां से चला जाएगा, श्रिंक हो जाएंगे, पोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? फाइनली वाटर। अब प्लांट को वाटर चाहिए। अब वाटर कैसे आएगा?
अब देखो ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये इसके लीव्स हैं। प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास रूट्स भी होती हैं। अब रूट से क्या करता है, प्लांट के जो रूट्स हैं यहां से वाटर, सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब ये एब्जॉर्प्शन होती है ना, ये सिंपल डिफ्यूजन से होती है। ये भी हमने 9th में पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होती है, जब कोई चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है, या हायर वाटर पोटेंशियल, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाती है। देखो ये मेरा लेट्स सपोज एक सेल है और यहां पे पानी ज्यादा है और अंदर सेल के पास पानी कम है, तो बाहर से अंदर जाएगा। तो इसी तरीके से सिंपल डिफ्यूजन से यहां से सारा वाटर रूट्स ले लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, उनमें डिफ्यूजन सिर्फ काफी नहीं होता। तो तब क्या होता है ना, अब इन लीव से, अब देखो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, मैंने इसीलिए इसको इतने स्टेप्स में बांटा है कि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। इसके जो लीफ का सरफेस है, यहां से हम भी अभी हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन तो हो रही है, पानी तो उड़ रहा है। तो ये जब पानी जाता है ऊपर से तो एक कमी पैदा कर देता है, एक पुल क्रिएट कर देता है। ऊपर से पानी गया, उसने एक पुल बना दिया और पानी पुल हो जाता है अपवर्ड। अब समझ आया कैसे कैसे इंटर रिलेटेड है। रूट से पानी लिया, ठीक है, प्लांट्स को पानी मिल गया। अब लीफ से वो उड़ गया, फिर से रूट से ले लिया, ठीक है। जब लीफ से उड़ रहा है तो स्टोमेटा ओपन क्लोज हो रहा है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई। तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई। क्या क्या चाहिए था प्लांट को, प्लांट को चाहिए था सनलाइट मिल गया, प्लांट को क्लोरोफिल मिल गया, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, प्लांट को वाटर मिल गया। अब फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है यहाँ पे, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीव्स के मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हो गया है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखो मैं यहाँ पे बताने वाली इंपॉर्टेंट चीज, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब आगे चीजें होनी है ना, अब सब कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को बनाना है एटीपी और प्लांट्स को बनाना है NADPH, ठीक है, एटीपी और NADPH। इसको बनाने के लिए प्लांट को कुछ तो चाहिए होगी, तो प्लांट को तीसरी चीज चाहिए होती है वाटर। वो उसको स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन तो हेल्प कर रहा है उसको अपने रिएक्शंस कंप्लीट करने में, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये बाहर हो जाती है। इसीलिए दिन के वक्त जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। लास्ट क्या था भाई, प्लांट रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो प्लांट ने स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, जो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, इस एटीपी और NADPH को यूज करके, इसको यूज कर रहा है। ये आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट हो गया, क्योंकि यहां पे लाइट की जरूरत नहीं है। एटीपी और NADPH आपका बन गया। जब ये बन गया तो इसको यूज करके प्लांट अब कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, ठीक है। प्लांट अब क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलो अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज कैसे फॉर्म करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अपर सरफेस में स्टोमेटा कम क्यों होते हैं लोअर सरफेस में। बच्चों देखो अब मैंने सारी चीज बता दी, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपर सरफेस ना एकदम एक्सपोज्ड है एयर से, तो धूप भी पड़ रही है, सब कुछ हवा ववा सब कुछ वहीं पड़ रहा है। बेचारा नीचे तो शेड में है, वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है, तो ऊपर से ना पानी ज्यादा उड़ने की चांसेस हो जाएंगे, स्टोमेटा ज्यादा होगा, है ना, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, वो भी तो नहीं करना ना। इसीलिए नीचे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं ताकि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो सके, ठीक है। अब बच्चों ने मेरे से यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पूछा है। देखो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखो
ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर की मूवमेंट या सॉल्वेंट की मूवमेंट, है ना। हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में आपके पास सॉल्वेंट होता है, लेट्स से एक सोल्यूशन है, चीनी का घोल है, तो पानी में चीनी मिलाया, तो वाटर इज योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या हो जाता है आपका, शुगर। सो एक यहां तक पानी है और ये मैंने मान लिया मेरे ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो है सॉल्यूट है। डिफ्यूजन का मतलब जैसे अगरबत्ती जलती है तो दूर तक खुशबू आ जाती है ना, क्योंकि जहां मैंने जलाई वहां पे उसके ओडर पार्टिकल्स ज्यादा थे, उधर कम थे, तो वो कम वाली ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह चले गए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चले गए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले गए, ठीक है। तो इसको बोल दिया डिफ्यूजन, जो कि किसी का भी हो सकता है। लेकिन जब मैं पर्टिकुलरली वाटर की, सॉल्वेंट की बात करती हूं तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे वो मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नहीं, वहां पे आप इस तरीके की स्टेटमेंट देखोगे कि लो सॉल्यूट पोटेंशियल से वो मूव करता है हाई सॉल्यूट पोटेंशियल में। ऐसा देखो क्यों हुआ, अब देखो सिंपल सी वेरी ऑब्वियस रीजन, ये एक फ्लास्क है, लो सॉल्यूट, चीनी कम, लो सॉल्यूट यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा, पानी को ब्लू कलर का ले लेते हैं, लेट्स सपोज पानी मेरा यहाँ पे ज्यादा है और ये रेड रेड कलर के जो मेरे सॉल्यूट्स हैं ये यहाँ पे कम है, ठीक है। इसी से जुड़ता हुआ मैंने एक वेसल मान लिया, यहां पे लेट्स से मेरा जो पानी है वो कम ज्यादा है, हाई सॉल्यूट, यहां पे हाई सॉल्यूट है तो यहां पे पानी कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कैसे हो रही है, ऑस्मोसिस होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो उसके थ्रू होती है। तो ये जो बीच की एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ये मूवमेंट को अलाउ करती है। तो देखो पानी यहाँ पे ज्यादा था तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चले जाएगा, सो दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो, तो हमने सब पढ़ लिया, हमने इसके स्टेप्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या हुआ, हमने सब कुछ बना लिया, हमने खाना पीना सब बना लिया, क्या क्या यूज करना था, उसके लिए सनलाइट चाहिए थी, वो कहाँ से आई, वाटर कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, क्लोरोफिल उसके पास पहले से था, कहाँ था, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या बच गए हमारे बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनाया उसने, क्यों कर रहा था वो ये, क्योंकि उसको ग्लूकोज बनाना था। तो ये कहां पे बन रहा है, मैंने बताया था ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बन रहा है, क्या यूज करके, उसी लाइट रिएक्शन की जो एनर्जी थी NADPH और ATP को यूज करके उसने बना लिया ग्लूकोज स्ट्रोमा के अंदर। ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब है, लेट्स सपोज मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं कुछ खरीदने गई थी, ठीक है, मैं खरीदने गई थी कपड़े, ठीक है। अब मुझे उसके संग कोई जूते भी अच्छे लगे तो मैंने वो भी ले लिए, मेरा मकसद नहीं था उसको खरीदने का, मुझे तो सिर्फ कपड़े खरीदने थे। तो देखो मुझे बनाना था ग्लूकोज, लेकिन उसके साथ में जो बन गया उसको मैंने बाय प्रोडक्ट बोल दिया, विच इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन होता है बाय प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा बाहर, ये भी स्टोमेटा से सिंपल रिलीज हो जाएगा, और ये सब कैसे हो रहा है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर का सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट। इसीलिए रात को हम पेड़ों के नीचे नहीं सोते, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती तो प्लांट रेस्पिरेशन करता है। सुबह के टाइम पे सनलाइट होती है तो उस टाइम पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन का। इसीलिए ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट कितनी सारी ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं, विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने इसीलिए ये स्लाइड्स बनाई हैं ताकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में आए तो आपको समझ आना चाहिए। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहां हो रही है, आप बोलोगे भाई लीफ में हो रही है, ठीक है। मैं बोलती हूं यार लीफ में नहीं हो रही, लीफ के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट है, या लेट्स सपोज इसके अंदर, लीफ के अंदर ना मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स में भी नहीं हो रही, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं हो रही, क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड है, ठीक है।
जहां पे लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, जहां पे, तो आपका जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इट इज नॉट द लीफ, इट इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें डायग्राम के संग अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऑल राइट, डन। चलो, तो ये था आपका सारा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है। ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं हूं। हमारी बुक में ये एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। टाइम थोड़ा सा कम बचा है तो हम एक ही एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई कैसे पता लगेगा कि ये सारी चीजें जरूरी हैं? तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि मैं कैसे बताऊं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्यों जरूरी है, उसके बिना क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है, नहीं हो सकती, ये हमें बताएगा एक्सपेरिमेंट। कैसे, क्या किया, एक हमने ले लिया भाई प्लांट, ठीक है। उस प्लांट को ना डी स्टार्च कर दिया। डी स्टार्च का क्या मतलब होता है कि उसका स्टार्च हटा दिया। कैसे हटा दिया, उसको शेड में रख दिया। शेड में क्यों रख दिया, सनलाइट हो रहा है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टार्च बनाते जा रहा है, लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो वो फर्दर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। और जब हम प्लांट्स को 3-4 दिन के लिए शेड में रख देंगे तो जो बचा कुचा स्टार्च था वो भी वो यूज कर लेगा अपनी बाकी चीजों के लिए, ठीक है। ये डन हो गया। तो हमने डी स्टार्च कर लिया। अब हमने उसको दोबारा से रख दिया नॉर्मल सनलाइट में। जब हमने उसको दोबारा सनलाइट में रखा तो हमने एक लीफ के अंदर ना इतना सा एरिया को ढक दिया, किसी एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दिया ताकि सनलाइट यहां पे नहीं पहुंच सके। तो अब प्लांट के ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन कलर क्लोरोफिल होता है, वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो अब जब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो सिर्फ इतनी जगह में होगी, सिर्फ इतनी ही जगह खाना बचेगा, बाकी जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो फिर से इसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखा। अब यहां से हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मैंने ये लीफ को निकाल दिया और यहां अल्कोहल में इसको रख दिया। अल्कोहल में ये वाटर बाथ है, पानी रखा, ठीक है। पानी का एक भगोना रखा, उसको गर्म कर दिया। अल्कोहल को डायरेक्टली गर्म नहीं किया, अल्कोहल में रख के वेसल को उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो क्लोरोफिल है ना वो एक तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं। तो जो आपका लीफ हो ना वो बिल्कुल देखो ऐसे इस कलर का हो गया, डी कलराइज्ड हो गया। ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे मुझे एक कलर रिएक्शन करना है और वो कलर रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब मैं पिछला अपना कलर हटा दूंगी, ठीक है। तो सारा का बचा कुचा क्लोरोफिल को हटाना था, इसलिए पहले उसको अल्कोहल में किया, फिर उसको यहाँ पे वाटर में एक्स्ट्रा क्लोरोफिल को मैंने हटा दिया। अब जब मैं उसमें सबसे, भाई ये तो सबको आता है, सब बच्चों को आता होगा, सब अच्छे बच्चे हैं, कि जब इसको हम आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं ना तो ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो स्टार्च विल टर्न ब्लू ब्लैक। और जब हमने इस लीफ को डाला तो देखो सिर्फ बीच वाला एरिया ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, ये जो आपका लीफ है ना सिर्फ बाहर का एरिया आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, अंदर वाला कलर एज इट इज डी कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने इसको सनलाइट पहुंचने नहीं दी और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। ये था हमारा आज का लास्ट का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में ना हम यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर योर होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आओगे आपके, ये हम सारे डिस्कस करेंगे, आपके पास इसके आंसर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये मुझे डिस्कस करने थे इसीलिए अलग अलग स्लाइड में है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है, ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके, तो उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, विल डिस्कस देन। सो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।